आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस की रिमूवल प्रोसेस क्या होती है, कैसे उन्हें रिमूव किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इससे रिलेटेड हम आर्टिकल्स देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन-कौन से दिए रखे हैं। ठीक है? कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड एक पीवाईक्यू देखेंगे और मालदीव की लोकेशन भी देखेंगे और इज़राइल ने क्यों सीरिया में बॉम्बिंग की है, सीरिया की लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ हमारे द्वारा देखी जाएगी। देखो एमसीक्यूज़ ये पीवाईक्यू है, जो 2024 में आया था और अदर एमसीक्यूज़ हमने बनाए हैं, वो सब देखेंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल मालदीव से रिलेटेड है। क्या हुआ है रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है कि मोदी जी यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड और मालदीव की यात्रा पर जाएँगे, ठीक है? तो इसमें इम्पोर्टेंट लोकेशन हो जाती है मालदीव। देखो पहले हमारे इंडिया का ये पेनिनसुलर रीजन है। आप अगर ये देखेंगे रीजन तो इसके वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है और इसके ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है और इसके साउथर्न साइड में आपको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये जो लोकेशन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी हमारा रिसेंटली मालदीव से अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे थे। बहुत सारे टूरिज़्म सेक्टर में बायकॉट देखने को मिला मालदीव का, उसके बाद ये रिश्तों में सुधार हुआ है। अब हमारे मोदी जी को यहाँ के यात्रा पर बुलाया गया है, यहाँ की इंडिपेंडेंस डे पर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो मालदीव की लोकेशन अगर आप देखेंगे, तो इंडियन ओशियन में ये श्रीलंका से मिलती हुई है और लक्षद्वीप के नीचे है। देखो ये लक्षद्वीप है, ये इंडिया का पार्ट है, फिर ये करावती लक्षद्वीप के अंदर है, मिनिकॉय लक्षद्वीप के अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 डिग्री चैनल जा रहा है ये। ये 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मालदीव को और इंडिया को अलग करता है। तो ये 8 डिग्री चैनल आपको पता होना चाहिए कि पूछेगा 8 डिग्री चैनल जो 2 कंट्रीज़ को या 2 आइलैंड्स नेशन को या 2 आइलैंड्स को डिवाइड करता है वो कौन से हैं? तो उसमें ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, एक मालदीव है और एक इंडिया का पार्ट लक्षद्वीप है। ठीक है? मालदीव की लोकेशन और मालदीव की कैपिटल माले है, ये अक्सर टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये 8 डिग्री चैनल हो गया। 9 डिग्री चैनल आप देखोगे तो लक्षद्वीप में मिनिकॉय और जो मेन लक्काद्वीप आइलैंड है मतलब मेन जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के उनको अलग करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और मालदीव की लोकेशन, मालदीव की कैपिटल और क्यों चर्चा में रहा ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमने इम्पोर्टेंट फर्स्ट पेज का आर्टिकल देखा और हमने देखा कि किस तरह से कि मालदीव की लोकेशन इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेटेड है हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल से। कैसे हाई कोर्ट के जज रिमूव होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसमें हम देख लेते हैं इनके रिमूवल प्रोसेस। देखो ये रिमूवल प्रोसेस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी को पॉलिटी के इस तरह के सिंपल ईज़ी क्वेश्चन पसंद आते हैं मगर हम उस टाइम पर भूल जाते हैं क्योंकि रिवीजन हमने की नहीं होती है। तो रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाएगा? जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था परसों कि हमने देखा था कि किस तरह से हाई कोर्ट के जजेस को कन्विक्ट ठहराया गया। कैश कैश के केस में 15 करोड़ उनके घर कैश मिला। तो उसके लिए जो इंक्वायरी बिठाई गई है और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अभी अपोज़ भी देखने को मिला है कि ये करप्शन का केस नहीं है, उन्हें रिमूव नहीं किया जाना चाहिए, इंक्वायरी नहीं बिठाना चाहिए। तो किस तरह से रिमूव किया जाता है? देखो आर्टिकल 117 जो है सॉरी 217 आर्टिकल देखोगे, इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस को किसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा। प्रोसेस नहीं बताई गई, अभी हम प्रोसेस देखेंगे, ठीक है? और जबकि आर्टिकल 124 में देखेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। ये हाई कोर्ट के जजेस को और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की प्रोसेस है। अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे तो पहला स्टेप क्या आता है कि आप देखेंगे कि उनको मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर रिमूव किया जाता है। मतलब अगर ग्राउंड ऑफ रिमूवेबल की बात करें तो इनकैपेसिटी एंड इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर
प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी क्या हो गई कि आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, मगर आपके द्वारा वर्क पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, छुट्टी लिए हुए हैं। इनकैपेसिटी में मतलब आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि आप सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं। मिसबिहेवियर क्या आ जाता है, मिसबिहेवियर में करप्शन भी आ जाता है। आपको करप्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 के तहत रिमूव किया जाता है। अब स्टेप 2 देख लो, स्टेप 2 में क्या होगा? भाई ये डिसाइड हो गया ये इनकैपेसिटी हुई है या प्रूव्ड मिसबिहेवियर हुआ। अब क्या करेगा पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाना है, तो क्या होगा पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में किसके द्वारा? चेयरमैन के द्वारा एक मोशन लाया जाएगा। अब इस मोशन में पहले इसके सपोर्ट लोकसभा में 100 मेंबर की सपोर्ट होगी, मतलब लोकसभा में 100 एमपीज़ की सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये जो रिमूवल का मोशन है ये लाया जाएगा। जबकि राज्यसभा में 50 मेंबर चाहिए और लगा होता है, और किस लिए लगा होता है? किसी एक सभा में या किसी एक जगह पर इनको पार्लियामेंट में सपोर्ट मिल जाए रिमूवल का तो इन्हें रिमूव किया जाता। ठीक है? तो ये पहला स्टेप था, हमने देखा कि किस तरह से इनको रिमूव किया जा सकता है। अब आप देख लीजिए यहाँ ये मिटा देते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। अब अगर आप आगे देखेंगे तो स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 में आप देखने को मिलेगा कि स्टेप 3 में आपको देखने को मिलेगा कि स्पीकर का एडमिशन कैसे होता है, मतलब किस तरह से स्पीकर एडमिट करता है और किस तरह से उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। देखो लोकसभा में जो स्पीकर होता है उसके पास पावर होती है कि वो इस जो मोशन लाया गया है लोकसभा में उसको रिजेक्ट कर सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा पावर स्पीकर को दी गई है कि आपके द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है कि ये मोशन को आप ना लाएँ, ठीक है? और जजेस का रिमूवल कैंसल हो जाएगा यहीं के यहीं। और इसी तरह से राज्यसभा में आपको चेयरमैन के पास ये पावर देखने को मिल सकती है। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा के? हमारे वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन कहलाते हैं, ठीक है? अब अगर लोकसभा में स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया नहीं, नहीं इनका रिमूवल होना ज़रूरी है, तो 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी, 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी। अब 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी? इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी। अब 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखने को मिलेंगे, दूसरे नंबर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया और राज्यसभा ने कुछ नहीं बोला तब भी ये हो जाएगा। लोकसभा ने रिजेक्ट नहीं किया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो ये नहीं होगा। मतलब ये 3 मेंबर कमेटी के लिए किसी किसी एक के द्वारा हाँ किया जाना चाहिए और दूसरे के द्वारा ना नहीं किया जाना चाहिए। अगर राज्यसभा ने मान लो रिजेक्ट कर दिया तब भी 3 मेंबर कमेटी नहीं बनाई जाएगी। अब क्या होगा? इस जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो है, क्या करेंगे? यहाँ पर आगे लिख देते हैं हम स्टेप स्टेप 5 में देखेंगे हम। स्टेप 5 में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टेप 5 में कि इस रिपोर्ट को गिल्टी अगर पाए गए हैं तो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट किया जाएगा। अब पार्लियामेंट में स्टेप 6 में प्रोसेस क्या देखने को मिलेगा कि वोटिंग होगी, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। आप स्पेशल मेजॉरिटी जानते हैं, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर मतलब 500 मेंबर हैं तो इनकी पहले तो मेजॉरिटी 251 होना चाहिए प्लस 2/3 मतलब 500 का 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, यहाँ पर अब्सेंट लोगों की भी मेजॉरिटी चाहिए, मतलब टोटल हाउस की कैपेसिटी इतनी है तो इसकी मेजॉरिटी चाहिए। मगर अगर प्रेजेंट मान लो 400 हैं तो 400 का 2/3 चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन लाया जाता है। लास्ट स्टेप में प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है? इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी किस तरह से स्टेप 1 में प्रोसेस स्टार्ट हुई इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर इनको जो है इम्पीच किया जा सकता है। दूसरे स्टेप में क्या हुई लोकसभा में 100 मेंबर की कैपेसिटी की जरूरत पड़ी इनको रिमूव करने के लिए और मतलब या 50 मेंबर की राज्यसभा में कैपेसिटी की जरूरत पड़ी। जबकि स्टेप 3 में क्या हुआ लोकसभा के जो स्पीकर हैं इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं और इस मोशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में चेयरमैन इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं।
के द्वारा, स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, तो ओवरऑल ये रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी एक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, दूसरे ने कुछ भी नहीं कहा, तो 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। अब ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि हाँ, इन्होंने गलती की है। अगर ये कह देते हैं नहीं, नहीं इनकी कोई गलती नहीं है, तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कह दें इन्होंने गलती की है और इन्होंने करप्शन किया है, तो इस केस में पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास किया जाएगा और इनको रिमूव किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल से रिलेटेड है, आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है। 2015 का एक केस था, जस्टिस जेबी पारदीवाला, सॉरी पारदीवाला, जस्टिस जेबी पारदीवाला का एक केस था। उस केस में अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा में ये जो अ, मोशन था, इसको विथड्रॉ कर दिया गया, तो ओवरऑल विथड्रॉ हो गया। मतलब अभी तक किसी का भी इम्पीचमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से एक केस और मिलेगा, जस्टिस बी रामास्वामी का। ये रामास्वामी, हाँ रामास्वामी ही था शायद। रामास्वामी का ये केस था। इस केस में क्या हुआ, ये भी लोकसभा में ये फेल्ड हो गया था। तो इस तरह से हम रिमूवेबल की प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से इनको रिमूव किया जाता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा मानसून सेशन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली मानसून सेशन चालू होने वाला है। इसमें गवर्नमेंट ने ये मान लिया है कि हम अपोजिशन की हर माँग पूरी करेंगे, मगर सिस्टमैटिक और रूल वाइज़ मैनर में होना चाहिए। आप ऑपरेशन सिंदूर पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट में अदर मैटर पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अमेरिका क्यों इंटरफेयर कर रहा है, इस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर से यात्रा से रिलेटेड एक हम एमसीक्यूज़ देखेंगे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे द्वारा आज देखे गए हैं और आगे भी देखे जाएँगे। आगे क्या देखेंगे, पहला आर्टिकल इसमें जो एक्सप्लेन्ड हमने लिया है वो साउथ चाइना सी के बारे में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है, खासकर इसके पैरासेल आइलैंड, स्कारवोरोग आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड, ये इनके लेकर चर्चा में रहता है। तो ये आपसे पूछ सकता है, नॉर्थ से साउथ में क्रोनोलॉजी में लगाइए, पैरासेल, स्कॉरवोग और स्पार्टली, ये आपको नॉर्थ से साउथ क्रोनोलॉजी में लगाने को दे सकता है। कंटेक्स्ट क्या है, अभी क्या है, 2 बोट रिपेयर की जाएँगी फिलीपींस की यूएसए के द्वारा। आपको पता है यूएसए तो बाप हैं, हर कहीं टाँग अड़ाते हैं, उनको तो टाँग अड़ाना है। तो उन्होंने क्या किया, साउथ चाइना सी में एक पालावान एरिया है फ़िलिस्तीन का, क्योंकि सॉरी फ़िलिस्तीन कह रहा हूँ, फिलीपींस का। तो ये फिलीपींस का ये जो एरिया है, ये पैलावन कहलाता है। ये आप देखेंगे तो पैलावन ट्रो का ज़िक्र होगा। अभी हम आगे देखेंगे तो यहाँ एक ट्रेंच देखने को मिलेगी, आगे ज़िक्र होगा। तो पहले हम देख लेते हैं साउथ चाइना सी कहाँ पर स्थित है। अगर आप देखेंगे चाइना से, तो चाइना से साउथ में देखने को मिलेगा। ताइवान से साउथ वेस्टर्न में और फिलीपींस से वेस्टर्न साइड में, ब्रूनी और मलेशिया से नॉर्थर्न साइड में और वियतनाम से ईस्टर्न साइड में मिलेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना रहता है। ये 9 डैश लाइन यहाँ पर दिखाई गई है इनके द्वारा। ये 9 डैश लाइन जो बनी हुई है, ये कहता है चाइना ये हमारा एरिया है, जबकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन से भी आगे है, तो इसलिए इसका कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता रहेगा। नेक्स्ट आप देख लो, आपने यहाँ पर ये भी देख लो, ये देखो, ये जो एरिया है, देखो पैरासेल, स्कॉरवोग और स्पार्टली, ये जो आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सी कंट्री आती हैं, डे टू डे देखेंगे आप तो आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आगे क्या बताया गया है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में एक इम्पोर्टेंट रीजन है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो साउथ चाइना सी है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, जो कनेक्ट होता है हमारे इंडिया से थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर हम देखें तो ये देखो, ये साउथ चाइना सी है वर्ल्ड मैप में, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। ये एरिया जो है, ये वाला पूरा एरिया जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन कहलाता है। और अगर आप पेरू की साइड चले जाएँगे, उसे ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ये आप याद रखना, क्योंकि कभी-कभी जब हम ला नीना और अल नीनो पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन कौन-सा है, किस साइड में गर्म होगा और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन कौन-सा है। तो आप वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन देखेंगे तो साउथ चाइना सी में यहाँ पर ये पूरा एरिया वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पड़ेगा। ये साउथ चाइना सी इंडियन ओशियन से कनेक्ट होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू, जबकि ये मेन फिलीपींस सी नहीं, पैसिफिक सी से कनेक्ट होता है लुज़ान स्ट्रेट, ये लुज़ान स्ट्रेट है। अगर ये लुज़ान स्ट्रेट आपको देखना है, ये ताइवान है, ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, और ये फिलीपींस है, और इससे साउथ चाइना सी से और फिलीपींस सी में और मतलब पैसिफिक सी में मिलाने वाली ये स्ट्रेट को
लुज़ान स्ट्रेट कहते हैं। यही बात यहाँ बताई गई है, ठीक है? आगे ये जो एरिया है साउथ चाइना सी ये फ्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज वो चाहती हैं साउथ चाइना सी में शिपिंग लैंड लेन्स फ्री होना चाहिए चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और रिच मरीन बायोडायवर्सिटी को सभी कंट्री को यूज करने दिया जाना चाहिए मगर चाइना के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा मेजर ज्योग्राफिकल फीचर क्या है चाइना सी वेसिन है डीपेस्ट पॉइंट अगर यहाँ कहीं देखोगे आप तो डीपेस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा 5,000 मीटर डीपेस्ट पॉइंट देख रहे हो 5,000 मीटर, 5 किलोमीटर के बराबर है। मतलब कितना अंदर तक ट्रेंच बनी हुई है। पालावान ट्रो क्या है? पालावान अगर ट्रो के बारे में ज़िक्र करोगे, तो अंडर वाटर ट्रेंच है। अगर ये देखो फिलीपींस है, तो ये एरिया पालावान कहलाता है। तो ये पालावान ट्रो क्या है कि ये अंडर वाटर आपको ट्रेंच मिलेगी, जैसे कि ओशियन फ्लोर में डिच होता है, मतलब एक खाई होती है, ठीक है? ये साउथ चाइना सी में में फिलीपींस में मिलेगी तो यही एरिया जो है पालावांटो है सोंडा सेल्फ क्या है देखो वियतनाम और ये मलेशिया ये सारा जो एरिया है सेल्फ कहलाता है सेल्फ क्या होता है जैसे मान लो ये कंट्री है तो यहाँ से जब सी स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा तो रेत स्टार्ट होगी तो 12 किलोमीटर के एरिया लगभग याद नहीं है मुझे कंफ्यूजन हो सकता है 12 किलोमीटर एरिया का जो है वो सेल्फ कहलाता है ठीक है तो ये सेल्फ देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। आगे आपको मैंने ये बता दिया, मैंने ये भी बता दिया किस तरह से 9 डैश लाइन चाइना कब्ज़ा किए रहता है और एशियन कंट्रीज़ के जो इम्पोर्टेंट कंट्री के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है? स्पार्टली आइलैंड, पैरासेल और स्कॉर्बो आइलैंड मैंने बताया किस तरह से वो नॉर्थ से साउथ लगाने में क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट है, यूएस चाइना की स्ट्रेटेजिक रिवलरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल साउथ चाइना सी के बारे में था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज़राइल ने जो रिसेंटली बॉम्बिंग की थी सीरिया में उससे रिलेटेड है। देखो इज़राइल और अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो अपने हित के लिए इंसान और ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, ठीक है? अभी इज़राइल ने क्या किया है, ड्रूज़ माइनॉरिटी के नाम पर वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बम्बार्डमेंट किया, ठीक है? तो सीरिया की अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये है, ये जो एरिया है, ये ही सौदा कहलाता है। ये अकॉर्डिंग टू इज़राइल बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ड्रूज़ माइनॉरिटी है, ये ड्रूज़ माइनॉरिटी यहाँ तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा इज़राइल में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये सीरिया की लोकेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे इसका बॉर्डर ईरान से मिलता है, ऊपर टर्की से मिलता है, इधर मेडिटेरियन सी से मिलता है, लेबनान से मिलता है। ये गोलन हाइट है, जहाँ पर इज़राइल ने 1967 की वॉर में मुस्लिम वर्ल्ड से, खासकर सीरिया से ये गोलन हाइट ले लिया था, ठीक है? ये हैफ़ा इज़राइल के अंदर है और ये जॉर्डन हो गया, ये वेस्ट बैंक हो गया और ये आपका इजिप्ट हो गया। ये इस तरह की लोकेशन यहाँ बताई गई। तो यही बात बताई गई है कि कैसे इज़राइल ने इंटेंसिफ़ाई किया मिलिट्री ऑपरेशन इन द नेम ऑफ ड्रूज़ मेजॉरिटी रीजन मतलब जहाँ पर ड्रूज़ लोग रहते हैं, ये माइनॉरिटी है। अक्सर क्या होता है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है ड्रूज़ मिलिशिया के, सुन्नी विदियुन्स के और सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के। इज़राइल का यही कहना है कि हमने ड्रूज़ जो अरबिक स्पीकिंग एथनिक रिलीजियन ग्रुप है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर अटैक किया है। तो आप अगर ड्रूज़ के सौदा की लोकेशन देखना चाहते हैं, ये पता होना चाहिए। दमिश्क सीरिया की राजधानी है, ये भी पता होना चाहिए और कितने मिलियन पॉपुलेशन है, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दमिश्क पता होना चाहिए और सौदा प्रोविंस साउथर्न सीरिया में है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ सकता है सौदा बहुत ज़्यादा चर्चा में था, किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब सीरिया आर्मी का एक्शन देखने को मिल रहा है, इज़राइल ने क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दिखाए हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस्लामिक ग्रुप जो हैं, हौथी वगैरह यहाँ पर हावी नहीं होना चाहिए, गोलन हाइट पर बफर ज़ोन बना रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ये जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट है, इज़राइल नहीं चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड की डोमिनेंस हो, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है? सौदा क्रॉस वे है, मतलब क्रॉस रोड सीरिया, जॉर्डन और इज़राइल से जाता है। देखो है ये, सौदा है। अब आपको यहाँ जॉर्डन भी देखने को मिलेगा, यहाँ सीरिया भी देखने को मिलेगा, गोलन हाइट और ये इज़राइल भी देखने को मिलेगा। तो अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इज़राइल के द्वारा अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है? अब पहला एमसीक्यूज़ देखेंगे 2024 में पीवाईक्यू जो पूछा गया है। ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू क्यों ला रहा हूँ? बच्चों को अक्सर इंटरेस्ट होता है कि पीवाईक्यू लाइए सर, ताकि जो हमारा पढ़ने का तरीका है वो इवॉल्व हो पाए। कह रहा है इंडिया में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी? कह रहा है कौन-सी
कंपनीज़, कौन से फंड जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में ट्रेड कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकते हैं। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट एक ऐसे कागज़ इश्यू करती है जिसमें सील वगैरह लगी होती है। अब गवर्नमेंट कहती है ये कागज़ आप लोग ले लो और हमें इसके बदले में कुछ मनी दे दो। तो कुछ समय के बाद जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली है, उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। मान लो साल, 2 साल, 1.5 साल। तो ये कागज़ ये लोग रख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है गवर्नमेंट क्या करती है, इनको इंटरेस्ट देती है। ठीक है? कुछ साल बाद ये कागज़ रिटर्न कर दिया जाता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा देती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मेन पर्पज़ अगर आप देखोगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना होता है। ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कैसे? मान लो आज मार्केट में इंडिया में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है, लिक्विडिटी हाई है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू कर देगी। मतलब ये कागज़ इश्यू कर देगी आरबीआई और कहेगी आरबीआई आरबीआई के द्वारा ये कागज़ इनको दे दिया जाएगा और ये पैसा ले लिया जाएगा। तो लिक्विडिटी क्या होती है? शक हो जाती है। जब लिक्विडिटी शक हो जाती है मतलब खींच ली जाती है, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है और जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होती है? जब पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाएगा, मान लो आपके पास आज 100,000 रुपए हैं, 100,000 करोड़ मान लो। आप क्या करोगे? लग्ज़री कार खरीदोगे, दोगे नहीं किसी गरीब को आप, ये याद रखना। ये इंसान की ख़ासियत है, किसी को देगा नहीं अपना पैसा। वो लग्ज़री कार खरीदेगा, टैक्स बचाने के लिए तमाम चीज़ें करेगा, कहीं रियल इन्वेस्ट करेगा, कहीं पर सेब बहुत ज़्यादा खरीद लेगा बच्चों के खाने के लिए। तो इस तरह से पैसा क्या होता है, जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। भाई तुम्हारे द्वारा सारे सेब खरीद लिए गए, कोई गरीब आदमी आया उसे सेब नहीं मिला। अब भाई यहाँ 2 ही सेब बचे हैं, तो जो बेचने वाला है वो कहेगा भैया मैं ₹100 किलो दूँगा, अब तक मैं ₹50 किलो दे रहा था। तो इस तरह से क्या होता है लिक्विडिटी ज़्यादा होने से मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मेन पर्पज़ आप देखोगे तो लिक्विडिटी को मैनेज करना रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का मेन पर्पज़ क्या रहता है? हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो बाहर के इंश्योरेंस इन्वेस्टर हैं और इंडिया में इन्वेस्टर हैं, इनसे पैसा लें, प्रोडक्शन अपना बढ़ाएँ और प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करें और इनको बेनिफिट दें। ठीक है? तो पूछ रहा है इसमें से कौन-सा करेक्ट है जो इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। आपको पता होगा इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत खरीदती हैं। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती हैं तो इससे क्या होता है, उनके लिक्विड को मैनेजमेंट मिलता है और वो इंश्योरेंस को उनको बेनिफिट मिलते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा देती है। पेंशन फंड भाई पेंशन जो आती है, लोगों को पेंशन फंड बनाए जाते हैं, उन फंड का मेन पर्पज़ होता है इसको पैसे को यूज़ किया जाए। तो ये भी कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक स्कीम चालू की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें। तो तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनी सच एज़ एलआईसी और प्राइवेट इंश्योरर क्या करते हैं, मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं। इसको रेगुलेट किया जाता है आईआरडीएआई मतलब एडीआई के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। पेंशन फंड जैसे ईपीएफओ हो गए, एनपीएस हो गए, ये गवर्नमेंट फंड होते हैं, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं। इनको रेगुलेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडी के द्वारा। और रिटेल इन्वेस्ट के लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम बनाई गई 2021 में ताकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड तो वो खरीदते ही खरीदते हैं। तो ये पीवाईक्यू था ताकि आपको बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो सके, पीवाईक्यू हम लाए। नेक्स्ट जो फ्रंट पेज का आर्टिकल था कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यात्रा ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत। ये जो यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है पार्टिसिपेट करता है टूरिज्म लेवल पर मगर चाइना से कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका ही यूज़ किया जाता है, तो पहला गलत है। माउंट कैलाश इज़ कंसीडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और बॉन रिलीजन। बॉन रिलीजन क्या है? तिब्बतन एक रिलीजियन है। 1 मिनट। बॉन रिलीजियन क्या है? एक तिब्बतन रिलीजियन है और इस रिलीजियन में अगर आप देखेंगे तो माउंट कैलाश की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें इस्लाम का वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो जो आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यात्रा रूट लेपू लेक पास आप जानते हैं हिमाचल में लेपू लेक पास पड़ती है। लेपू लेक पास। ठीक है, नहीं हिमाचल में तो सिपकीला पास पड़ती है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये पास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है?
अगर आप इसका देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का रोल नहीं है इतना। और कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदुइज्म में खासकर लॉर्ड शिवा से रिलेटेड उनका घर बताया जाता है। बुद्धिज्म में बुद्धिज्म डेमचौक का घर बताया जाए। जैनिज्म में लिबरेशन साइट है ऋषभ देव की, और बोन रिलीजियन सेक्रेड माउंटेन मानता है। ठीक है, लिपू लेक पास जो इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन पे है, ट्राई जंक्शन कहाँ मिलेगा आपको? उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें सेक्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज रिलेटेड है हाई कोर्ट के जजेस के से रिलेटेड। आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल कैन इनिशिएट ओनली इन लोकसभा, बिल्कुल गलत। आपको बताया था लोकसभा ओनली नहीं होगा, राज्यसभा भी मैंने इतनी बार एक्सप्लेन करके बताया है। तो पहला गलत हो गया, तो ए कट गया, डी कट गया। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें, ग्राउंड फॉर रिमूवल आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 217 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है ये। आप देखेंगे अगर तो आपको ये बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। तीसरा देख लेते हैं, मोशन ऑफ रिमूवल मस्ट बी पास बाई स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज, ये भी ठीक है। द रिमूवल प्रोसेस ऑन द ग्रुप बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आप बताओ इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? रिमूवल प्रोसेस मेंशन्ड, ये रिमूवेबल प्रोसेस नहीं दी, ग्राउंड ऑफ रिमूवेबल नहीं दिया होता, खाली इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर की बात की गई होती। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आर्टिकल 17 रिमूवेबल दिया है, बट डज नॉट मेंशन ग्राउंड कि कौन सा ग्राउंड होगा। ठीक है, बस ये जो है 124 के अंदर बताया गया है कि इम्प्रूव्ड मिसबिहेवियर और कैपेसिटी इनकैपेसिटी, और ये इसको भी डिफाइन नहीं किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तीसरा आप देखेंगे तो स्पेशल मेजोरिटी तो मैंने आपको बताया ही था, तीसरा तो बिल्कुल ठीक है। आप चौथा देखें, रिमूवल प्रोसेस इज गवर्न बाय बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। जो इसका एक्ट है, ये अगर आप देखेंगे जजेस इंक्वायरी एक्ट, इसको भी पार्टिसिपेट, इसमें प्रोसेस पूरी दी है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो जिक्र कर दिया है कि स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा में पास होंगे, मगर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पूरा प्रोसेस बताया, तो दोनों चीजों से गवर्न होती, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमने आज के आर्टिकल डिस्कस किए। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।